सतह का मतलब होता है जो इस स्थान का विभव होगा वही इस स्थान का विभव होगा। अर्थात बच्चों दोनों बिंदुओं का विभव जो होगा VA बराबर में VB होगा, दोनों बिंदुओं का विभव समान होगा। और ऐसी स्थिति में कह रहे हैं समविभवी सतह पर x मीटर ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा। इससे चाहे जितनी दूरी पर ही ले जाया जाए, कितनी ही दूरी पर ले जाया जाए बच्चों, कितनी ही दूरी पर ले जाया जाए, जब विभव समान होता है तो किया गया कार्य प्यारे बच्चों शून्य होता है। तो यहां पर इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए ध्यान से कि LR परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है। LR परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। LR परिपथ का शक्ति गुणांक, सर ये 7वें चैप्टर का है। अभी मैं कुछ चैप्टर वाइज भी क्वेश्चंस बताऊंगा, बस आप लोग ध्यान दिए रहना। LR परिपथ का शक्ति गुणांक क्या है बच्चा पार्टी, LR परिपथ का शक्ति गुणांक क्या है, जिसे हम लोग cos फाई प्यारे बच्चों शक्ति गुणांक के लिए cos फाई बराबर होता है R अपान में Z। ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है। Z के लिए यहां पर R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर ये हो सकता है, A नहीं हो सकता, B ऑप्शन हो सकता है, C नहीं हो सकता, D नहीं हो सकता, अर्थात इसका B ऑप्शन ही बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा बच्चा पार्टी, बिल्कुल B ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। LR परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है। तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र B का अनुपात क्या होता है। मैं फिर से बता रहा हूं आपके लिए, हर एक टाइप का क्वेश्चन मेरे पास है, हर एक टाइप का क्वेश्चन है। किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु, मान लो ये कोई बच्चा छोटा चुंबक है, कोई छोटा चुंबक है, सभी लोग भाई लाइक जरूर कर दीजिएगा, सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा बाबू, ठीक है। जब तक आप लाइक नहीं करोगे मेरा विश्वास नहीं आएगा, मेरा विश्वास नहीं जगेगा। लाइक कर दीजिएगा और पोल कर दीजिएगा कि आपके अंदर का विश्वास क्या कह रहा है, मैं भी तो देखूं आप कितना भाई देख रहे हो, कितना इसे पसंद कर रहे हो क्लास को, वो भी तो मैं देखूं, ठीक है। बताइए बताइए भाई, हाँ सभी लोग। तो ये एक चुंबक है बच्चों, ये एक चुंबक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल है। कह रहे हैं मध्य बिंदु से समान दूरी पर अच्छी स्थिति में इधर जाने पर बिंदु P है और निरक्षीय स्थिति में इसके बिंदु यहां पर आपको Q पर अनुपात बताना है, दोनों का क्या होगा। आपको पता है अगर अच्छी स्थिति में हमें निकालना होता है चुंबकीय क्षेत्र B एक्सिस, हो सकता है फार्मूला ही पूछ ले, तो म्यू नॉट अपान में 4 पाई, म्यू नॉट अपान में 4 पाई 2m अपान में r क्यूब। सर ये m क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जिसका मान होता है कैपिटल M बराबर होता है बच्चों स्मॉल m इंटू 2l। लेकिन अगर वृत्ताकार धारावाही लूप है तो m बराबर NIA भी होता है। ये दोनों ही सूत्र चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के होते हैं। ये अच्छी स्थिति के लिए और इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए, निरक्षीय स्थिति के लिए होता है म्यू नॉट अपान में 4 पाई m अपान में r क्यूब। तो बच्चों आपसे क्या कहा है, अच्छी स्थिति तथा निरक्षीय स्थिति के लिए अनुपात, तो दोनों को भाग दे दीजिए, दोनों को ही आपस में डिवाइड कर दीजिए, इसको और इसको आपस में डिवाइड कर दीजिए। ये कटा, m से m कटा, r क्यूब से r क्यूब कट गया, ठीक है, m से m कट गया, 2/1 आएगा, अर्थात 2:1। ए ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन भी कुछ बच्चे लोग भाई याद जरूर रखना, आपके ऑप्शन ही बहुत मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है। किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है। गुरुजी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो खगोलीय दूरदर्शक में जो अंतिम प्रतिबिंब, भैया हम चांद को देख रहे हैं, है ना, और चांद का प्रतिबिंब हम खगोलीय दूरदर्शी में देख रहे हैं, तो वो तो काल्पनिक है, और जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। तो काल्पनिक और उल्टा, इसका सी ऑप्शन सही होगा। कितने बच्चे सी ऑप्शन इसका सही जवाब दे रहे हैं। 5वें का सी ऑप्शन जो भी बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल सही है। अगले ऑप्शन में आते हैं। अगला ऑप्शन है कि बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है। बच्चों बेलनाकार लेंस का जो प्रयोग किया जाता है वो एस्टिग्मेटिज्म, जिसे आप अबिंदुकता कहते हो, अबिंदुकता बीमारी जो आंख में हो जाती है उसको दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, याद रखना। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का।
और जरा दृष्टिदोष को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना, द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है, द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए प्यारे बच्चों, बूस्टर का नियम क्या होता है? बूस्टर का नियम होता है म्यू इज इक्वल टू 10 IP, ये बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। म्यू इज इक्वल टू 10 IF जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बच्चा पार्टी, लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटान की ऊर्जा है, लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले कोई भी फोटान हो, फोटान की जो ऊर्जा होती बच्चों E बराबर h न्यू होती है, न्यू आवृत्ति है, अगर इसे तरंगदैर्घ्य के पदों में लिखेंगे तो hc बटे लैम्डा होगी। यहां पर जरा देखो कौन सा ऑप्शन है तरंगदैर्घ्य के पदों में, तो ए ऑप्शन hc बटे लैम्डा, अर्थात 8वें का ए ऑप्शन सही होगा। कितने बच्चों को पता है ये h क्या है बच्चों? प्लांक नियतांक है, इससे भी ऑप्शन बन सकता है आपकी परीक्षा में कि भैया ये h क्या है, तो प्लांक नियतांक है, और प्लांक नियतांक का मान क्या होता है, प्लांक नियतांक की विमा क्या होती है, तो h बराबर बच्चों 6 ठीक है 6.62 गुणे 10 की घात में -34, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आ जाएं। अगला क्वेश्चन देखिए, दो बिंदु आवेश पहले वायु में तथा फिर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतनी ही परस्पर दूरी पर रखे जाते हैं, दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बलों का अनुपात क्या है? चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है बाबू, चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन। ये जितने क्वेश्चन बता रहा हूं 2026 के लिए लिखते चलना, क्योंकि आप फिर कहोगे कि हाँ सर ये तो आपने कहा था ये क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस को मैं फिर से कर रहा हूं, टिक, ये VVI क्वेश्चंस हैं, इनको छोड़ना मत। ये क्वेश्चन देखिए कि दो बिंदु आवेश पहले वायु में तथा फिर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा जाता है। मान लो प्यारे बच्चों ये दो आवेश हैं Q1 और Q2, ये r दूरी पर हैं, लेकिन पहले वायु में रखे हैं और फिर के माध्यम वाले परावैद्युत पदार्थ कहीं पर रखा हुआ है, कोई परावैद्युत माध्यम है, उतनी माध्यम में परस्पर दूरी पर रखे जाते हैं। दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाला बल जब वायु है तो प्यारे बच्चों सूत्र क्या होगा? कूलाम के नियम से F बराबर F1 लिख लेते हैं, स्मॉल के का मान मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अरे सर बिल्कुल सही बात है। और अच्छा इसकी वैल्यू लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वायु के लिए यहां पर कैपिटल के का मान 1 होगा तो लिखेंगे नहीं वायु के लिए, और Q1 इंटू Q2 बटे में R² होगा। यहां पर अगर बच्चों कोई माध्यम हो जाएगा, उस माध्यम का परावैद्युतांक जब लिखेंगे तो F2 बराबर लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल के लिखेंगे, और यहां पर Q1 अपान में Q2 बटे में R² रहेगा। लेकिन इन्होंने कहा है कि इस दशाओं में दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बलों में अनुपात है, अनुपात बताना है, भाग दे दीजिए दोनों पक्षों का, F1 बटे F2 और इसको भी। तो बच्चों 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट कट गया, Q1 Q2 R² Q1 Q2 R² कट गया। ये जो K है पलट के सबसे ऊपर पहुंच गया तो K बटे 1 मिलेगा, K अनुपात 1 आ जाएगा। F1 अनुपात F2, F1 अनुपात F2 अनुपात इज इक्वल टू आएगा बच्चों K अनुपात 1। जल्दी से बताइए इसमें कौन सा क्वेश्चन सही होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। मेरी चाहत नहीं कि कोई आकर मेरा दर्द बटाए, मेरी चाहत है कि मेरी उम्र आप सभी को लग जाए, लेकिन आप सभी से हो मेरा रिश्ता ऐसा कि मैं रह जाऊं भूखा तो आपसे भी ना खाया जाए, मैं अगर यहाँ पर पढ़ाऊं तो आपसे भी ना जाया जाए। जब तक मैं यहाँ पर खड़े होकर के पढ़ा रहा हूं, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा बस। धातुओं का परावैद्युतांक क्या होता है? धातुओं का परावैद्युतांक बता दीजिए जरा। धातुओं का परावैद्युतांक बच्चों अनंत होता है। अगर बच्चों परावैद्युतांक की बात वायु के लिए होगी तो वायु के लिए एक मान होता है। अगर 1 से अधिक होगा तो वो कोई भी अन्य पदार्थ हो सकता है, वो कोई भी अन्य पदार्थ हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन धातु अगर होगी तो उनके लिए अनंत होगा। याद रखिएगा, उनके लिए अनंत होगा, उनके लिए अनंत होगा। अगले क्वेश्चन पर आइए बाबू, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? अरे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही पहले बता दो, E बराबर F अपान में Q नॉट या F अपान में Q होता है, ये सभी लोगों ने याद कर रखा है। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। तो यहां पर जरा देख लो न्यूटन प्रति कूलाम कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन बाबू बिल्कुल सही होगा। यहीं से मात्रक निकाल सकते हो, यहीं से विमा निकाल सकते हो। विमा के लिए बाबू क्या करोगे? कितने बच्चे इसकी विमा बता सकते हैं? जल्दी से बताओगे। न्यूटन बल की विमा
ml_t-2 और आवेश की विमा at, इसको बदलो जल्दी से, mlt ये 1 है, ऊपर जाएगा -3 बन जाएगा, a-1 बन जाएगा, mlt-3 a-1 इसकी विमा हो जाएगी। विद्युत क्षेत्र का और कौन सा सूत्र है जल्दी से बताओ। E बराबर बच्चों dv/dr भी होता है, ये होता है विभव प्रवणता, विभव प्रवणता E बराबर -dv/dr, और E बराबर v/L, किसी भी चालक कोई भी लंबाई की छड़ भैया रखी हुई उसके सिरों के बीच विभवांतर निकालना है तो हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं, E बराबर v/L। ठीक है, अच्छी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, बहुत सारे सूत्र हैं, आगे चर्चा करते रहेंगे, फिलहाल यहाँ पर ये होगा। कैसी राशि है? सदिश राशि। विद्युत क्षेत्र E तथा विभव के बीच कौन सा संबंध है? अभी मैंने चर्चा किया, E बराबर dv/dx बिल्कुल सही जवाब होगा। बच्चों वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि है। लेकिन वैद्युत विभव कैसी राशि है? याद रखना, अदिश राशि है। वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। ठीक है बबुआ, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी खोखले गोली चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा? यदि किसी खोखले गोले को धनावेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव, मान लो अगर कोई एक खोखला गोला है, थोड़ा सा समझते हुए प्रश्न चलना, इतना भाग दौड़ नहीं, इतनी तेज तो चल रहा हूं कि यदि किसी खोखले गोली, ये चालक शब्द इस्तेमाल कर रहा है, अर्थात इसको हम आवेश दे रहे हैं, कह रहे हैं धनावेशित किया जाए, चलो भाई धनावेशित चालक शब्द है तो भैया धनावेश जो भी होगा वो उसके पृष्ठ पर फैलेगा, पृष्ठ पर फैलेगा, कह रहे हैं धनावेशित किया जाए तो इसके भीतर का विभव, बच्चों इसके विभव जो होगा ना वो नियत रहेगा, इसके भीतर कहीं भी विभव बराबर होगा, लेकिन विद्युत क्षेत्र शून्य रहेगा, विद्युत क्षेत्र शून्य रहेगा। तो यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा, धनात्मक और समरूप होगा। बिल्कुल सही बात बच्चों, विभव पहली बात तो धनात्मक होगा क्योंकि धनावेशित है, और समरूप होगा अर्थात सभी जगह समान होगा। इसका सही जवाब बी ऑप्शन हो जाएगा। सभी बच्चे लोग बी ऑप्शन टिक कर लीजिए, 13 का बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है? बच्चों विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? कोई भी दो आवेश एक दूसरे से, ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, एक दूसरे से 2l दूरी पर रखे हुए हैं, तो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के ठीक है, क्या पूछा? अच्छा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है कि दोनों आवेशों को किसी एक आवेश का परिमाण, दोनों बराबर होते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू लिख लो ऐसे करके, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, दोनों आवेशों को, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका मात्रक कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा। ये कैसी राशि है बच्चों? सदिश राशि है। बहुत बड़ी बात, और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बहुत अच्छा बन जाता है कि भैया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है? तो दिशा बच्चों एक बहुत अच्छा बन जाता है कि भैया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है? तो दिशा बच्चों होती है ऋण आवेश से धनावेश की ओर, ऋण आवेश से धनावेश की ओर, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है। 2026 के लिए विद्युत द्विध्रुव से प्रश्न बन सकता है। Q इंटू 2L बच्चों इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर इसका मात्रक हो जाएगा, कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा। जल्दी से बताओ, कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर। भैया ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। जल्दी से आगे बढ़ेंगे, बताइए ए ऑप्शन किनका किनका सही है, किनका किनका बबुआ सही है? ठीक है, चलो भैया अगला क्वेश्चन में आ जाइए। समरूप विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन स्थित हैं, उनके त्वरणों के अनुपात क्या हैं? भैया कहीं पर एक विद्युत क्षेत्र समान रूप से फैला हुआ है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है ई लो और एक प्रोटॉन है ई लो, ठीक है, दोनों पे आवेश की बात हो रही, तो इस पर आवेश QE, इस पर आवेश QP कर लो। ठीक है, इन्होंने कहा उनके त्वरणों का अनुपात क्या है? भैया जब विद्युत क्षेत्र में होंगे तो दोनों आवेश में गति उत्पन्न होगी, लेकिन विद्युत बल के कारण ही तो त्वरण उत्पन्न होगा। तो जो न्यूटन का गतिविषयक नियम के द्वारा जो बल का मान होता है बराबर में, वो वैद्युत बल के मान F बराबर QE के बराबर होगा। यहां से प्यारे बच्चों अगर आप त्वरण का मान निकालोगे A बराबर वो QE/m आएगा, QE/m आएगा। इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन, तो पहले इलेक्ट्रॉन बाद में प्रोटॉन, इनके त्वरणों का अनुपात, तो पहले इलेक्ट्रॉन तो AE बटे में फिर प्रोटॉन तो AP, इनका अनुपात बताना है। तो भैया बता दो, QE दोनों में आवेश बराबर होता है ना, दोनों में आवेश बराबर होता है। QE बटे में इसका द्रव्यमान किसका भैया? इलेक्ट्रॉन का, तो ME लिखना, बटे में AP, तो आवेश तो दोनों में QE QP बराबर होते हैं। QE वैद्युत क्षेत्र भी समान है, बटे में
MP प्रोटॉन। आपको पता है QE से QE कट जाएगा, MP पलट के ऊपर पहुंचेगा तो MP बटे में ME होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ये बाबू बहुत हल्का क्वेश्चन भी रहेगा और कुछ कठिन क्वेश्चन भी रहेगा, इसलिए हर तरह से तैयारी करना। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पृथक्कर चालक गोले को धनावेश दिया जाता है, इसका द्रव्यमान। बच्चों कोई भी अगर गोलीय चालक है, जब इसको धनावेश दिया जाएगा, जब इसको धनावेश दिया जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान जो हो जाएगा बच्चा पार्टी वो घटेगा। एक पृथक्कर चालक गोले को कुछ धनावेश दिया जाता है, इसका द्रव्यमान, धनावेश देने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन बाहर करना, और ऐसी स्थिति में द्रव्यमान जो होगा घटेगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है कि एप्सिलॉन नॉट की विमाएं क्या हैं। आपको पता है एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 8.85 गुणे 10 की घात माइनस का 12 फैराड प्रति मीटर, ये होता है प्यारे बच्चों। अब इसकी विमा बतानी है, विमा बताने के लिए इसका मात्रक आप बता सकते हो क्या, ये भी पूछा जाता है ना। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, तो आपको पता होगा बच्चा पार्टी, आपको पता होगा इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इससे विमा आप बता दीजिए, जल्दी से विमा बता दीजिए। हम बताएं इसकी विमा, देखो MLT-2 होता है, ये L2 होता है, तो M-1 हो गया, ये तो बिल्कुल कंफर्म है। MLT-2 और ये तो मिल करके बच्चों L-3 हो गया, फिर T-2 और वो T ऊपर तो 2 हो गए तो 4 हो गया, क्योंकि 2 ऊपर AT वाले, और A2 हो गया M-1 L-3 T की पावर 4, M-1 L-3 T की पावर 4 A की पावर 2। प्यारे बच्चों बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। रट लीजिए, इसको रट लीजिए, VVI क्वेश्चन में रख लीजिए, इसको रट लेना भैया, रट लेना। किसके लिए, 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके लिए है ये, आपके लिए, और किसी के लिए मैं नहीं बोल रहा, और किसी के लिए मैं नहीं बोल रहा, ठीक है। बताइए भाई बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, एक स्थिर आवेश बच्चों केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर कहीं पर आवेश रुका होगा भैया, रेस्ट में होगा, तो ये क्या उत्पन्न करेगा, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। लेकिन अगर कहीं पर आवेश अगर आवेश मोशन में होगा बच्चों, मोशन में होगा, तो वो क्या उत्पन्न करेगा, अगर वो गति कर रहा होगा तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। अगले क्वेश्चन में आइए। निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है, किसका अस्तित्व संभव नहीं है प्यारे बच्चों, आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है Q = +-NE, अर्थात किसी भी वस्तु में उपस्थित जो आवेश होगा वो मूल आवेश जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका पूर्ण गुणज होगा। E बराबर होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम, इसका पूर्ण गुणज होगा। N की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, आधा अधूरा नहीं, आधे आधे टुकड़े करके हम किसी को नहीं बांटते। तो यहां पर बच्चों क्या होगा, N की वैल्यू 1 2 3 4, अब 16 से इससे मल्टीप्लाई जितने भी वैल्यू हो वो हो सकते, 16 ये भी है, 16 दूना 32, 16 चौके 64, ये 2.4 ये नहीं हो सकता, ये भिन्नात्मक मान है। ये प्यारे बच्चों किसी भी वस्तु में उपस्थित आवेश Q बराबर NE होगा, यही आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। कितने बच्चे हमारी बात से सहमत हुए? 17वें नंबर क्वेश्चन का 19वें नंबर क्वेश्चन का जवाब उनका ये है। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 20वां नंबर क्वेश्चन आगे आपके सामने। एक कूलाम वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर लगाता है। क्या गजब का क्वेश्चन है बाबू, एक कूलाम लिख लो, 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है, 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है। पूरा एनालिसिस करके लाया हूं, एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस करके लेकर के आया हूं बच्चों की, जो आपके एग्जाम में आ सकता हो। आप क्वेश्चन पेपर उठाइए, अगर वो क्वेश्चन बैंक से हर एक क्वेश्चन मैच कर रहा हो तो कहिएगा, हर एक क्वेश्चन कुछ ना कुछ डिफरेंट पाओगे। और देख लेना बायोलॉजी के पेपर में पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन नहीं आया था। आज का मैथ का पेपर बड़ा इजी लगा बच्चों को, लेकिन फिजिक्स का पेपर अगर रुला दिया तो कौन जिम्मेदार होगा भैया, कौन जिम्मेदार होगा? आप या वो टीचर या आपके घर वाले या आपके पड़ोस वाले या आपका दोस्त? आप जिम्मेदार मानो जाओगे, आप केवल। जब आपकी दिशा गड़बड़ हो गई, जब आपका पढ़ने का तरीका अलग हो गया। आज मैथ का पेपर बड़ा आसान लगा बच्चों को, लेकिन हो सकता है कि फिजिक्स का पेपर रुला दे, लेकिन रुलाएगा नहीं जब तैयारी होगी अच्छी, है ना।
तैयारी होगी हमारे साथ। एक कूलाम वह आवेश है, एक कूलाम बच्चों क्यू बराबर कह रहे हैं एक कूलाम वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगाता है। मतलब कहीं विद्युत क्षेत्र में एक आवेश पर बल लगाता है तो कितना बल लगाएगा, 1 मीटर। आर बराबर बच्चों 1 मीटर, ठीक है। और स्थित पर समान आवेश अर्थात Q1 बराबर 1 कूलाम और Q2 बराबर भी 1 कूलाम। ये मतलब समझे हो, F बराबर जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर होता है बच्चों। जब R का मान 1, Q1 Q2 का मान 1, तो बच्चा पार्टी इसका मान सब 1 हो जाएगा। इसका मान केवल होगा तो F बराबर क्या होगा, 9 × 10 की घात में 9, 9 × 10 की घात में 9, 9 × 10 की घात में 9 न्यूटन। प्यारे बच्चों ये इसका सही जवाब हो जाएगा। बड़ा गजब का क्वेश्चन था सर, कई बार हमरे क्वेश्चन से छूट जाता। पी आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र ई में 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल आघूर्ण क्या होगा भैया, टाउ बराबर होता है पी साइन थीटा। ये कह रहे हैं आघूर्ण P जो है वो विद्युत क्षेत्र E से 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो टाउ बराबर पी साइन 90 हो जाएगा। अब जब साइन 90 होगा, साइन 90 का मान 1 होता है, तो टाउ बराबर P होगा। जरा देखो P कहां है, ई ले बेटा, ए ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। यदि एक विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और उतनी ही दूरी पर अनुप्रस्थ स्थिति, अनुप्रस्थ स्थिति क्या होती है सर, देखो ये हम कह रहे हैं ये कोई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है, ये कोई विद्युत द्विध्रुव है। ये बच्चों माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा जो है वो 12 दूरी पर है। इसके मध्य बिंदु से लंबवत रेखा जो खींची जाएगी वो क्या होगी, निरक्षीय स्थिति होगी, और इसको मिलाने वाली रेखा जो होगी उसको किसी भी एक और बढ़ा दोगे वो उसकी अच्छी स्थिति होगी। इन्होंने कहा यदि एक विद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जरा अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बताओ क्या था। अरे कल हम डेरिवेशन भी करा देंगे इसका, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है मे बी। तो E एक्सिस बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर था, नहीं सर ये तो सर विद्युत बल था 2P अपान R क्यू। सर हम तो बता देते सर यही वाला। E बराबर इक्वेटोरियल पोजीशन पर क्या था बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R क्यू। अगर मैं बच्चों आपसे कह दूं किसी भी बिंदु पर बता दो, किसी भी बिंदु पर बता दो, तब क्या, तो यहां किसी भी बिंदु के लिए एट एनी पॉइंट E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान में R क्यूब और अंडर रूट में 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा। अगर बच्चों ज्यादा मैं नहीं फेंकूंगा, है ना, ज्यादा मैं नहीं फेंकूंगा, लेकिन अगर मैं खड़े हो जाऊं यहां पर तो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर के मॉडर्न फिजिक्स तक के हर एक क्वेश्चन को ऐसे ही बिना डील करते हुए चलूंगा। हर एक क्वेश्चन को, हर एक डेरिवेशन को, हर एक न्यूमेरिकल को, हर एक कांसेप्ट को ऐसे ही यहां पर खड़े खड़े पढ़ाऊंगा। कोई नोट्स नहीं, कोई किताब नहीं, कुछ भी नहीं, इस अपने खोपड़ी को लेकर के यहां पर खड़े होऊंगा और एक एक कांसेप्ट को विस्तृत बताते हुए चलूंगा, बिल्कुल एक एक कांसेप्ट को। अब जो जो चीज बताते हुए चलेंगे इतना है, ठीक है, इतना तो है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका जल्दी से बता दीजिए जवाब। आप देख रहे हो P अपान में R क्यूब यहाँ भी है ना, लेकिन ये 2 गुना है, अर्थात एक्सिस 2 गुना है। आप अगर देखो ध्यान से बताओ, आप मुझे बताओ E एक्सिस बराबर इक्वेटोरियल लिखा हुआ है, आप देख रहे हो एक्सिस के बराबर इक्वेटोरियल क्या कभी हो सकता है। इन्होंने एक्सिस को E1 माना है ना, अच्छी रेखा पर इस विद्युत क्षेत्र को E1 और निरक्षी को E2। अब आप मुझे बताओ, यहां पर दिमाग लगाने वाली बात है, दोनों में कोई ऑप्शन गड़बड़ाए ना गया काम से, और बड़ा सरल सा फार्मूला है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि भैया ये 2P अपान में R क्यूब है, अर्थात एक्सिस की वैल्यू के बराबर अगर इक्वेटोरियल यहां लिखा जा रहा है तो ये कब बराबर होगा बताओ, एक्सिस के बराबर ये कब हो सकता है, जब जैसे यहां 2 है तो यहां भी 2 से गुणा कर दें तो दोनों की वैल्यू बराबर होगी, अर्थात एक्सिस के बराबर इक्वेटोरियल तभी लिखा जा सकता है जब इसको 2 से गुणा कर दें, अर्थात E1 बराबर 2E2 कर दें, तो यहां पर E1 बराबर 2E2, ए ऑप्शन सही जवाब होगा। E1 बराबर E2, ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होगा। अगला क्वेश्चन है एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित हैं। एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित हैं। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित हैं। उन पर लगने वाले विद्युत बल क्या होंगे, बराबर होंगे। उन पर लगने वाले विद्युत बलों के परिमाण बराबर होंगे, उनके त्वरण बराबर होंगे, उनके त्वरणों के परिमाण बराबर होंगे। तो एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित हैं। एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित हैं, तो बच्चों उन पर लगने वाले विद्युत बलों के परिमाण बराबर होंगे। विद्युत बल के परिमाण दोनों में बराबर होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। बच्चों